हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दशा सक्सेना और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्राइम मिनिस्टर, जिसे हाल ही में हमारे इंडिया में इलेक्शंस हुए थे और उसका रिजल्ट आया है। एक दो दिन में हमारे प्राइम मिनिस्टर ओथ लेने वाले हैं, तो हम भी देख लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उनको ओथ कौन दिलाता है, इवन उनकी पावर के बारे में। इसी वीडियो हम लोग समझेंगे कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, जिसे जो अभी गवर्नमेंट जीती है वो भी कोएलिशन फॉर्म में ही है। तो ये कोएलिशन गवर्नमेंट होती क्या है, उनके मैरिट्स, डीमेरिट्स, हम सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, ये टॉपिक आपकी यूपीएससी के प्री और मेंस एज वेल एज स्टेट पीएससी के प्री और मेंस में काम आने वाला टॉपिक है। तो हम शुरू करते हैं। हम पहले बात करते हैं अबाउट अ पोजिशन ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर। ओके, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, the position of our prime minister is considered much higher in our country। मतलब कि जो पहला दिन था हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर का, जवाहरलाल नेहरू के टाइम से जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन है, इट इज़ कंसिडर्ड मच हायर। इनको रियल एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। और जैसे कि ऑल्दो प्रेसिडेंट जो है हमारे फर्स्ट सिटीजन होते हैं हमारे कंट्री के, वो हमारे यहाँ पे सारे मेजर डिसीजन तो जो होते हैं वो लेते हैं, बट किसके उस पर लेते हैं एडवाइस पे, वो लेते हैं प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। इसलिए प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है रियल एग्जीक्यूटिव, एंड जो प्रेसिडेंट है उन्हें कहते हैं बस नॉमिनल हेड। वो एक नाम मात्र के हेड होते हैं बस, बाकी सारी जो रियल पावर है वो लाई करती है विद प्राइम मिनिस्टर। इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड। प्रेसिडेंट क्या है, एक सिर्फ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। उनके पास एज सच कोई मतलब मेजर पावर नहीं होती है। वो किसके एडवाइस पे काम कर रहे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उनके हाथ में उनकी पावर नहीं होती है। दे आर डी ज्यूरी एग्जीक्यूटिव, जस्ट एक नाम मात्र के जो है वो हेड है। एंड द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड, क्योंकि जो सारी पावर्स हैं वो किस पे लाई कर रही है, प्राइम मिनिस्टर पे। ही इज द डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन हो गए, एक नॉमिनल हेड, एक नाम मात्र के हेड। प्राइम मिनिस्टर कौन हो गए, एक रियल हेड, जिनके पास मैसिव पावर, या सबसे ज्यादा अगर हम पावर देखें तो प्राइम मिनिस्टर पे लाई करती है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट। प्रेसिडेंट को माना जाता है हेड ऑफ द स्टेट, एंड प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट हमारे स्टेट के हेड होते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हमारे गवर्नमेंट के हेड होते हैं, जो हमारी कंट्री को गवर्न करते हैं। In the Constitution of India, the Prime Minister is mentioned in only 4 articles, in 3 articles, not 4, 74, 75 and 78. However, he or she plays a crucial role in government of India by enjoying majority in the Lok Sabha. Prime Minister होते कौन हैं, जो कि हमारे यहाँ पे जो पार्टी होती है उसके जो लीडर होते हैं, ठीक है, यानी कि कोई एक पार्टी है, उसके जो भी लीडर होगा ना, जो मेजॉरिटी में पार्टी आएगी उसका जो लीडर होगा उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। कैसे, हम इनका अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम। एज सच हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मेंशन नहीं है कि कैसे पीएम का सिलेक्शन या अपॉइंटमेंट होगा। आर्टिकल 75, that PM shall be appointed by the president. However, this does not imply that president is free to appoint anyone as the prime minister. आर्टिकल 75 हमारा ये कहता है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर को, बट इट डज नॉट मीन्स कि प्रेसिडेंट जो है वो किसी को भी अपने मन मर्जी से किसी को भी अपॉइंट कर दे। वो सिर्फ अपॉइंट किसको करेगा, द लीडर ऑफ अ मेजॉरिटी पार्टी। जो पार्टी मेजॉरिटी में आएगी उसके लीडर को वो अपॉइंट करेगा और क्या बनाएगा, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बनाएगा उन्हें। प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर ऑफ मेजॉरिटी। किन को अपॉइंट करते हैं, द लीडर ऑफ मेजॉरिटी। ओके, 3 आर्टिकल जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, तो हम पहले उन्हें देख लेते हैं। आर्टिकल 74, इट सेज दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट। आर्टिकल 74 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो एड और एडवाइस करेंगे हमारे प्रेसिडेंट को। हमें पता है कि प्रेसिडेंट के पास एज सच कोई रियल पावर नहीं होती है। वो सारा काम जो भी करते हैं, या किसी लॉ को लाना, असेंट देना किसी बिल पे, या किसी बिल पे वीटो लाना, जो भी चीज़ें वो कर रहे हैं वो करते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। उन्हें अपने हाथ में कुछ उनके पास नहीं होता है सच, उन्हें सिर्फ इनने जो एडवाइस किया उन्हें वो काम करना पड़ता है। ऑल्दो जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था
ऑफ 1976 इसमें था कि बाइंडिंग है, जो भी रिकमेंडेशन दी जाएगी वो बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट पे, ऐसा कहा था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। बट इन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 उसमें ये हो गया कि 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से क्या आ गया कि प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी एडवाइस को एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। जैसे कि उनने कोई सा भी बिल लाया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कि आप इस पे असेंट दीजिए प्रेसिडेंट ने उस बिल पे कहीं ना कोई इन्हें डाउट हो रहा है कि ये अगर चीज़ें चेंज होता है जो तो बेहतर होगा उस चीज़ के लिए, तो वो क्या करेंगे, उस बिल को भेज देंगे रिकंसिडरेशन के लिए वापस से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जब वो वापस से वो बिल भेजेंगे ना प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट को उसको अपना असेंट देना पड़ेगा, उन्हें बात माननी पड़ेगी। बट एटलीस्ट पहले क्या था, पहले तो आप रिकंसिडरेशन के लिए भेज नहीं सकते, आपके पे बाइंडिंग है, उनने जो बोला आपको करना ही होगा। बट आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये हो गया कि एटलीस्ट वो एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। फिर डिपेंड करेगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम पे कि उन्हें उस पर चेंजेस करने हैं कि नहीं। ठीक, नाउ अबाउट आर्टिकल 75, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम। ओके, यानी कि पीएम का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। पीएम कौन होगा, मेजॉरिटी ऑफ द लीडर, मतलब लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी। इसमें एक क्लॉज है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। इसमें यह था कि लिमिट होनी चाहिए 15%। ओके, 15% की लिमिट होनी चाहिए, किस चीज़ की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग पीएम 15% होना चाहिए लोकसभा का। ओके, क्या क्लॉज था, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 दैट सेज that there should be a limit of council of minister including PM, it should be only 15% of the Lok Sabha। ऐसे नहीं क्या मन मर्जी से बस भरे जा रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे, ऐसे नहीं हो सकता, 15% की लिमिट उनने बता दी है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 78, इट इज ड्यूटीज ऑफ द पीएम एज फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू प्रेसिडेंट। इट मीन्स दैट प्राइमरी जो कम्युनिकेशन है ना प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, वो कौन फुलफिल करता है, प्राइम मिनिस्टर फुलफिल करता है। इस चीज़ को हम आगे डिटेल में और डिस्कस करेंगे, अभी हम आगे देखते हैं। अपॉइंटमेंट पे वापस आते हैं, हमने देख लिया कौन अपॉइंटमेंट कर रहा है, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, जो मेजॉरिटी पार्टी है उसके लीडर को कर रहे हैं। दो इंस्टा ऐसे नहीं है कि वो किसी भी को भी कर ले, लेकिन ऐसे दो केसेस होते हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट अपनी मन मर्जी से किसी को भी इलेक्ट कर सकते, मतलब ऐसा नहीं कहीं से भी उठा के ले आए, नहीं, उन पार्टी में से वो किसी को भी उठा सकते हैं और प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं। ऐसे लेकिन सिर्फ दो केस में होता है। वो दो केस क्या है, पहला है हंग पार्लियामेंट और दूसरा है इफ पीएम डाइज सडनली, अगर ऑफिस में रहते हुए पीएम की डेथ हो जाती है उस टाइम पे, और एक हंग पार्लियामेंट। हंग पार्लियामेंट इज दैट आफ्टर जनरल इलेक्शन, जब कोई भी पार्टी जो है उसको मेजॉरिटी में नहीं आती, या मतलब आफ्टर जनरल इलेक्शन कोई पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आ रही है, उसे मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो रही है, उस टाइम पे क्या करें। ये दो इंस्टांसेस हम इसको देखते हैं। पहला केस हंग पार्लियामेंट का ही है, तो एग्जाम्पल था ये, व्हेन नो पार्टी इज इन क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा। हंग पार्लियामेंट क्या हो गया, जब किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, हंग पार्लियामेंट उसे कहते हैं। ठीक है, डिस्क्रिशन वॉज एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। डिस्क्रिशन इस केस में पहली बार यूज हुई थी प्रेसिडेंट के द्वारा। 1979 नीलम संजीव रेड्डी प्रेसिडेंट अपॉइंटेड चरण सिंह the coalition leader as the prime minister after the fall of the Janata Party government headed by Morarji Desai। हंग पार्टी मतलब जो 1979 में पहली बार जो है डिस्क्रिशन पावर का यूज हुआ था, उसमें नीलम संजीव रेड्डी ने अपॉइंट किया था चरण सिंह को, जो कि किसके हैं, आफ्टर द फॉल ऑफ जनता पार्टी सिस्टम। जनता पार्टी गवर्नमेंट के जब फॉल हुआ था तो उनने क्या किया, नीलम संजीव रेड्डी ने अपॉइंट कर दिया चरण सिंह को। क्यों करा था, क्योंकि वहां पे किसी पार्टी को एज सच क्लियर मेजॉरिटी नहीं थी, हंग पार्लियामेंट थी उधर पे। ओके, ये एग्जाम्पल हो गया किसका, हंग पार्लियामेंट का, कि जब
1979 में पहली बार प्रेसिडेंट ने अपनी डिस्क्रिशन पावर का यूज़ किया था। सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड केस क्या था जब वो यूज़ कर सकते हैं, इफ़ पीएम डाई सडनली, अगर ऑफिस में रहते हुए वो पीएम की पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, उस टाइम पे उनकी डेथ हो जाए, तब भी प्रेसिडेंट जो है अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ कर सकता है। When PM is in office dies suddenly and there is no obvious successor, as such वहाँ पे कोई सक्सेसर भी नहीं है उनका, तब वो ये अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यानी कि अपने मन मुताबिक किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। इंदिरा गांधी वॉज असैसिनेटेड इन 1984। ओके, हमें पता है कि 1984 में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया था, इंदिरा गांधी को मार दिया गया था, क्योंकि इनके द्वारा जो है एक ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, जिस वजह से जो उनके गोल्डन टेम्पल था वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है उनको उसको डैमेज पहुँचा था। इवन जो उनका अकाल तख्त है उसमें भी बहुत ज़्यादा डैमेजेस आए थे। तो उस वजह से क्या हो रहा था कि सिख कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा एक तरीके से गुस्सा सा भर गया था, क्योंकि उनके लिए वो बहुत ज़्यादा एक रिलीजियस मैटर है, ठीक है, तो उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था। इवन लेटर ऑन क्या किया गया, जितने भी इंदिरा गांधी के वो थे सिख कम्युनिटी वाले बॉडीगार्ड, उन सबको हटा दिया गया था ऑल्दो। लेकिन क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने कहा कि अगर हम इन सबको हटा देंगे, हमारे सिख बॉडीगार्ड को, क्यों हटाया था, क्योंकि इन्हें डर था कि ये इनको कहीं मार ना दे, इनकेस ऑपरेशन के चक्कर में, ब्लू स्टार ऑपरेशन के चक्कर में कहीं इन्हें मार ना दिया, असैसिनेट ना कर दिया जाए, तो उन्हें हटा दिया। लेकिन इंदिरा गांधी ने बोला कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी क्या इमेज बनेगी कि हम एंटी सिख हो रहे हैं हमारी कंट्री में, इसलिए उन्हें वापस से अपॉइंट कर लिया गया। बट लेटर ऑन शी वॉज असैसिनेटेड, ठीक है, तो इसलिए उनका असैसिनेशन हुआ था 1984 में। उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे, जेल सिंह। इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे जेल सिंह, एंड ही इग्नोर्ड द प्रेसिडेंट ऑफ अपॉइंटिंग अ केयर टेकर पीएम, अपॉइंटेड राजीव गांधी एज द प्राइम मिनिस्टर। उनका असैसिनेशन हुआ, जेल सिंह ने क्या किया, राजीव गांधी को अपॉइंट कर दिया एज अ प्राइम मिनिस्टर। उनने, लेकिन वो जो प्रोविजन रहता है एज सच, इस सिचुएशन में प्रोविजन रहता है कि आप एक केयर टेकर पीएम जो है चुन ले। केयर टेकर पीएम क्या होता है, यानी कि अब सिर्फ कुछ टाइम पीरियड के लिए वो काम करेगा, जब तक कोई पार्टी अपने लीडर को नहीं, मतलब पार्टी ये ना बता दे कि ये जो है अब हमारा लीडर रहेगा, हमारी पार्टी का ये लीडर रहेगा, तब तक जो है प्रेसिडेंट किसी केयर टेकर को अपॉइंट कर दे, जो कि उस टाइम पीरियड तक के लिए जो है गवर्न कर सके एज अ प्राइम मिनिस्टर। उनने उस वाले जो ऑप्शन होता है केयर टेकर पीएम का, उसको हटा दिया था और डायरेक्टली उनने राजीव गांधी को अपॉइंट कर दिया था। ठीक है, हमने दो इंस्टांसेस देख लिए कि कब कब डिस्क्रिशनरी पावर यूज की गई है विद एग्जाम्पल। ओके, लेटर ऑन कांग्रेस पार्टी अनएनिमसली इलेक्टेड हिम एज अ लीडर। लेटर ऑन कांग्रेस पार्टी ने भी बोल दिया कि ठीक है, राजीव गांधी हमारे लीडर होंगे। However, if on death of incumbent PM, the ruling party elects a new leader, the president has no choice but to appoint him as a PM. ठीक है, यानी कि अगर कोई पार्टी है उसमें किसी की डेथ हुई है, मतलब उसके पीएम की, तो जो पार्टी है वो खुद ही अपने मेंबर्स में से बोलेगी कि ठीक है इनकी डेथ हो गई, तो हमें लगता है इनके बाद ये जो मेंबर है ये पीएम की जो पोस्ट है बहुत अच्छे से निभा सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटी इनमें अच्छी है, तो ये सिलेक्ट कर लेंगे एज ए लीडर। फिर वो प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि आप इनको अपॉइंट कर दीजिए एज अ पीएम। तो फिर पीएम प्रेसिडेंट के पास कोई चॉइस नहीं होगी और उन्हें अपॉइंट करना पड़ेगा उस लीडर को एज अ प्राइम मिनिस्टर फॉर इंडिया। ठीक है भाई, दो जुडिशरी के जजमेंट की बात है। 1980 दिल्ली हाई कोर्ट हेल्ड द प्रेसिडेंट first appoint him the PM and then ask him to prove his majority in the Lok Sabha within reasonable period. Person not proved before appointment. Okay. हमें ये चीज़ पता है कि अगर किसी पार्टी को अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करनी है तो उसे क्या होना होगा, मेजॉरिटी में होना होगा। कितनी सीट्स हैं हमारे यहाँ पे, 545 सीट्स हैं, मतलब 543 हैं, एंड दो जो एंग्लो इंडियन की वो हट गई हैं, बट 543 ले लेते हैं। ठीक है, अब आपको मेजॉरिटी में आने के लिए आपको 272 सीट्स तो चाहिए। ओके, तब जाके आप जो है मेजॉरिटी में आएंगे। ओके,
543 सीट्स हैं, तो उनको आपको कितना लाना होता है, 50% +1 सीट्स लानी होती हैं. तो इफ़ यू हैव 272 एंड मोर देन दैट सीट्स, मतलब आप मेजॉरिटी में हैं वहाँ पे, आप अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही कोई पार्टी मतलब जीती है कोई पार्टी, तो उसे अपनी मेजॉरिटी फिर शो करनी पड़ती है फ्लोर पे. दैट इज कॉल्ड फ्लोर टेस्ट. फ्लोर टेस्ट यानी कि पार्लियामेंट में, यानी कि लोकसभा पे आके आपको अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी होगी कि हाँ हमारे पास मोर देन 272 जितनी मेजॉरिटी है. जैसे अभी भी इलेक्शंस में क्या हुआ है, एनडीए को कितने मिले हैं, एनडीआईए 294 सीट्स. ठीक है. और इंडिया को शायद 232 सीट्स मिले. राइट. ये मेजॉरिटी में है, दिख रहा है हमें. आपको कितनी चाहिए होती है, 272 चाहिए होती है, आप मेजॉरिटी में है 294 सीट्स, यानी कि एनडीए जीत गई, मतलब मेजॉरिटी में आ गई, तो गवर्नमेंट एनडीए की फॉर्म होगी इन दैट सेंस. तो इनने क्या करा होगा, फिर अपनी मेजॉरिटी वहाँ पे प्रूफ करेंगे पहले कि हाँ हमारे पास मेजॉरिटी है वहाँ पे फ्लोर पे. ओके. इनको अराउंड 42% हुआ है, मतलब अगर हम अप्रॉक्स लेके चलें, एंड इनको 40, बाकी जो अदर की होंगी. राइट. हमें दिख रहा है कि एनडीए की इसमें मेजॉरिटी है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट से एक जजमेंट आया था, उसमें बोला गया कि जो गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट है, पहले अपॉइंट कर ले पीएम को, पहले क्या करे, अपॉइंट कर ले पीएम को, और फिर मतलब फिर उनको बोले कि आप अपनी मेजॉरिटी लोकसभा में शो करिए. ठीक है. यानी कि आप पहले अपॉइंट तो कर लो किसी भी लीडर को, आप पहले अपॉइंट कर लो एज अ पीएम, देन उनको बोलो कि हाँ आप अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करें. ठीक है. ये बात आई विद इन अ रीजनेबल पीरियड, मतलब पीरियड तो उन्होंने नहीं बताया कि आपको कितने टाइम पीरियड में आपको अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करनी है, बट ये भी बोल दिया कि पर्सन नॉट ओके. उन्हें टाइम पीरियड तो नहीं बताया कि हाँ आपको 4 दिन 5 दिन या महीने भर में आपको इतनी मेजॉरिटी अपनी प्रूफ करनी, बट उन्होंने बोल दिया रीजनेबल पीरियड. मतलब ये भी नहीं हो रहा है कि अपॉइंट तो कर दे, उसके 5-6 महीने बाद वो अपनी मेजॉरिटी प्रूफ कर रहे हैं, तब तक तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, है ना. तो इसलिए मतलब रीजनेबल पीरियड, मतलब कम से कम टाइम में जितना जल्दी आप कर सके आपको अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करनी होगी. अब ये आ गई पर्सन नॉट टू प्रूव बिफोर अपॉइंटमेंट. अब मतलब अपॉइंट होने से पहले आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है. ऐसा किस तरह कब बोल दिया था, 1980 दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट में ये आ गया था. ठीक है. ओके. इसमें शायद जो एग्जाम्पल है वो अटल बिहारी वाजपेयी का जो पार्टी है वो इसका एग्जाम्पल है, मतलब जहाँ पे हमने पहली बार देखा था ये सिस्टम. फिर अभी तक तो चल रही थी बात दिल्ली हाई कोर्ट की, अब बात पहुँच जाती है सुप्रीम कोर्ट में. 1997, 17 साल बाद की बात है कि इफ नॉर मेंबर ऑफ आइदर हाउस मस्ट बिकम विद इन 6 months आफ्टर बिकमिंग पीएम. ठीक है. एक पार्टी है, वो जीत तो गए, वो सीट मतलब सीट जीत गए, बट ये है कि अगर आप मेंबर नहीं है आइदर हाउस, लोकसभा की भी नहीं राज्यसभा की भी नहीं, ठीक है आप बन जाएंगे, आप इवन पीएम भी बन जाएंगे, बट विद इन 6 months यू हैव टू गेन मस्ट बिकम विद इन 6 months. ओके. आप मतलब जीत गए, ठीक है आप लीडर बन गए, लेकिन अगर आप मेंबर नहीं है, लोकसभा की भी नहीं राज्यसभा की भी नहीं, तो आपको 6 months के अंदर या 6 months में आपको या तो राज्यसभा की या तो लोकसभा, इन दोनों हाउस में से किसी भी एक हाउस की आपको मेंबरशिप लेनी होगी. यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं होता हमारे इंडिया में कि आपको अगर पीएम बनना है तो आप जो है लोकसभा के मेंबर हो, यू कैन बी मेंबर ऑफ राज्यसभा ऑल्सो. हमारे यहाँ पे इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, ये एग्जाम्पल है, ये लोग तो उसके थे राज्यसभा के थे, बट दे वर पीएम. ठीक है. तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर पीएम बनना है तो उसके लिए आपको लोकसभा की ही मेंबरशिप लेनी होगी. आप उसमें राज्यसभा के भी अगर मेंबर हैं तो आप एक्सेप्टेबल है, या आप मतलब पीएम की पोस्ट होल्ड कर सकते हैं. ये चीज़ है. ब्रिटेन का एग्जाम्पल दिया है कंपेयर करते हुए इंडिया का, कि ब्रिटेन में क्या होता है, शुड डेफिनेटली बी अ मेंबर ऑफ लोअर हाउस ऑफ कॉमन्स. जो उनका लोअर हाउस है ना, हाउस ऑफ कॉमन्स का, उसी का मेंबर आपका होना ज़रूरी है. हाउस ऑफ लॉर्ड्स का आप नहीं हो सकते, जो कि अपर हाउस है इनका.
ये नहीं हो सकते, आपको लोग ही चुन के लाएंगे, आपको लोग ही वो करेंगे इलेक्ट, तो ही आप आएंगे। ब्रिटेन में ये चीज़ है, लेकिन हमारे इंडिया में क्या है कि आप किसी भी हाउस के मेंबर हो सकते हैं, आपको अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ही कर रहा है वैसे भी, ठीक है। आपको लेकिन मेंबरशिप लेनी होगी, मेंबर बनना होगा या तो हमारे लोकसभा का या तो राज्यसभा का। ओके, हमने देख लिया 1980 दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट कि आप जो है पहले अपॉइंट कर लीजिए, फिर अपनी मेजॉरिटी प्रूव करिए। सुप्रीम कोर्ट का क्या देख लिया कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर मेंबर नहीं है तो मेंबर बन जाइए। ओके, हम पहले बात कर लेते हैं कि जो क्वालिफिकेशंस हैं फॉर टू बी अ प्राइम मिनिस्टर वो क्या है। एक तो आप सिटीजन होने चाहिए आप इंडिया के, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, अगर आप मेंबर हैं राज्यसभा से, आप अगर आ रहे हैं तो आपकी एज होनी चाहिए 30 मिनिमम। लोकसभा से आ रहे हैं तो आपकी होनी चाहिए 25 साल, ठीक है। अब मेंबर तो किसी की भी हो सकते हैं। राज्यसभा से अगर आ रहे हैं तो आपकी 30 साल होनी चाहिए मिनिमम एज, और अगर लोकसभा से आ रहे हैं तो आपकी 25 साल होनी चाहिए। मेंबर नहीं है तो 6 महीने के अंदर अंदर मेंबरशिप ले लीजिए। ठीक है, एंड यू शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो होल्ड नहीं करना चाहिए। अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए, ये कुछ क्वालिफिकेशन हो जाती है टू बी अ पीएम ऑफ आवर इंडिया। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं ओथ, टर्म एंड सैलरी। ठीक, ओथ जो है वो हमारे मतलब जो पीएम की ओथ है, ठीक है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस शेड्यूल में मेंशन्ड है, शेड्यूल 3 में। ओके, ओथ ऑफ पीएम इज मेंशन्ड इन आवर शेड्यूल नंबर 3। शेड्यूल 3 क्या है, वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्नेटरीज की ओथ और अफर्मेशन के बारे में है। इसमें से 3 लोग एक्सक्लूडेड हैं, दैट इज प्रेसिडेंट, शेड्यूल 3 कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्नेटरीज की ओथ के बारे में एक्सक्लूडेड है। इसमें से एक्सक्लूडेड है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। ये 3 लोग हमारे जो शेड्यूल नंबर 3 है, जो बात करता है अबाउट अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज की ओथ और अफर्मेशन की, इसमें हर किसी की ओथ और वो आती है। मतलब पीएम है तो उसको भी ओथ लेनी पड़ेगी, जो वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको भी ओथ लेनी पड़ेगी। बट जो शेड्यूल 3 में मेंशन्ड है, इस शेड्यूल 3 में से ये 3 लोग एक्सक्लूडेड हैं। ओके, ये 3 लोग एक्सक्लूडेड हमारे शेड्यूल में से क्यों हैं, क्योंकि इनका ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में इनके ओथ के बारे में बताया है। जैसे कि प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 60 बात करता है इनकी ओथ की, आर्टिकल 69 वाइस प्रेसिडेंट की ओथ की बात करता है, एंड इवन आर्टिकल 159 बात करता है गवर्नर की ओथ की। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। हम अब ओथ देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट की ओथ कौन एडमिनिस्टर करवाता है। प्राइम मिनिस्टर की ओथ कौन एडमिनिस्टर करवाता है, प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्स टू हिम ओथ एंड सीक्रेसी। ओथ और सीक्रेसी दोनों जो है एडमिनिस्टर कराता है प्रेसिडेंट। ये जो है सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं लेंगे, इवन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी ये ओथ और सीक्रेसी का शपथ जो होती है, जो शपथ ग्रहण करते हैं ना लोग, वो भी करेंगे। ठीक है, हम देखते हैं कि उनकी ओथ है क्या। I do swear in the name of God solemnly affirm that I will bear truth, true faith and allegiance to the Constitution of India। यानी कि मैं अपनी पूरी निष्ठा से और अपने मतलब अपनी जो ट्रूथफुलनेस है उससे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मानूंगा। एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड दैट आई विल अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। जो इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी है उसको मैं मतलब रखूंगा, अपनी इंडिया की अपहोल्ड करके रखूंगा।
फिर बात आती है आई विल फेथफुली अनकॉन्शियसली डिस्चार्ज माई ड्यूटीज़, मतलब मैं एकदम विथ प्रेजेंस ऑफ माई माइंड और एकदम मतलब हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी सारी ड्यूटीज़ काम मतलब जो ड्यूटीज़ हैं एज अ पीएम वो सब मैं करूँगा. ओके, आई विल डू that I will do to all manner of people in accordance with the constitution and law without fear of favor, affection or ill will. मैं जो है हर किसी इंसान को एक नज़रिए से देखूंगा. मैं ये नहीं करूंगा कि किसी एक तबके के लोग को बहुत ज़्यादा ऊपर देख लिया या उनका स्टैंडर्ड मैंने बहुत ऊंचा समझ लिया और कुछ को मैंने कुछ समझा ही नहीं अपनी आंखों के सामने. ये नहीं करूंगा. मैं हर किसी को एक इक्वल लेवल पे देखूंगा विदाउट एनी फेवर. किसी के डर के मारे ये नहीं करूंगा कि ठीक है आपके लिए मैंने ये लॉ या पॉलिसी ला दी. ये चीज़ें नहीं करेंगे. हम हर किसी को एक नज़रिए से देखेंगे. ये बात हो जाती है ओथ की. अब हम बात कर लेते हैं सीक्रेसी की. डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड एंड सोलमली affirm that I will not directly, indirectly communicate or reveal to any person or person any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Prime Minister for the Union except as may be required for the due discharge of my duties as a such Minister. इसमें कह रहे हैं सीक्रेसी, यानी कि सीक्रेसी को मेंटेन करना. जैसे कोई इनके पास बिल आया कि आपको इस पर साइन करना है, या इनके पास कोई फॉरेन पॉलिसी के लिए कुछ ऐसी चीज़ें आई, मतलब कोई फॉरेन का कोई एग्रीमेंट आया और इनको ये नहीं है कि ये जाके अब सबको बता रहे हैं. इन्हें ये चीज़ सीक्रेसी मेंटेन करनी है कि ये जाके किसी से बात नहीं कर रहे हैं उस बारे में. ये किसी को नहीं बता रहे कि यार मेरे पास तो ये एग्रीमेंट आया या मेरे पास इस बिल के लिए वो आया है. ये चीज़ के बारे में ये बात किसी से नहीं करेंगे. बस कब करेंगे, अगर इन्हें ज़रूरत है किसी मिनिस्ट्री की, ये चाहिए, इन्हें लगता है कि हाँ अब मुझे इस मिनिस्टर की हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं इसको बताऊंगा इस बारे में और मैं इससे डिस्कस करूंगा. अदर देन मैं इस चीज़ को सीक्रेट रखूंगा अपने तक. ठीक है, ये चीज़ हो जाती है ओथ ऑफ ऑफिस के लिए और ये हो जाती है ओथ ऑफ सीक्रेसी के लिए. जैसे कि अभी अगर जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर वो लेंगे ओथ, तो कौन देगा, दिलाएगा, द्रौपदी मुर्मू दिलाएंगी, राइट. जैसे कि 2019 में जब प्राइम मिनिस्टर ने ओथ ली होगी तब उनको किसने, रामनाथ कोविंद जी ने उन्हें ओथ दिलाई होगी. ऐसे ही प्रेसिडेंट हमारे ओथ दिलाते हैं प्राइम मिनिस्टर को. टर्म, अब बात कर लेते हैं. सच तो कोई पीएम की टर्म फिक्स्ड नहीं है कि हाँ उन्हें इतने साल रहना है, ये वो है. ओके, डज नॉट मेंशन, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. द प्राइम मिनिस्टर होल्ड ऑफिस एज लॉन्ग एज ही or she enjoys a majority in the Lok Sabha. If he or she loses the confidence of the Lok Sabha, he or she must be resign or the president can dismiss him or her. ये तब तक ऑफिस में रहेंगे जब तक इनके पास कॉन्फिडेंस. मतलब यहाँ पे क्या लिखा है कि ये जो है प्राइम मिनिस्टर होल्ड्स ऑफिस इन द प्लेजर ऑफ आवर प्रेसिडेंट. इट डजंट मीन्स दैट प्रेसिडेंट कैन रिमूव प्राइम मिनिस्टर एट, मतलब कभी भी प्रेसिडेंट कैन नॉट डू दैट. ओके, ये नहीं होता कि प्रेसिडेंट के प्लेजर में है तो मतलब प्रेसिडेंट उन्हें कभी भी हटा देंगे. उन्हें कब हटाएंगे, अगर उनकी मेजॉरिटी लूज कर गई है तो हटाएंगे. अगर उन्हें मेजॉरिटी है, उन्हें कॉन्फिडेंस है अभी भी अपनी उसमें पार्टी में, तो हाँ, तो वो चीज़ कंटिन्यू रहेंगे, वही प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, उन्हें हटाया नहीं जाएगा. लेकिन अगर उनके कॉन्फिडेंस लूज हो गया है, उनकी मेजॉरिटी खत्म हो गई, तो उन्हें रिजाइन करना होगा एज अ पीएम. ये बात हो जाती है टर्म की. अब बात कर लेते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस. तो इट इज़ डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट. पार्लियामेंट टाइम टू टाइम डिटरमाइन करती है हमारे प्राइम मिनिस्टर की सैलरी को. दैट आर पेबल टू अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट. इनकी जो सैलरी और अलाउंसेस है दैट इज सेम एज द पेबल टू अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट, एमपी को. एडिशनली ही गेट्स सेमेटरी अलाउंस. ये क्या होता है, हमारे यहाँ पे जैसे ना फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं, एम्बेसडर्स आते हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट पीएम आते हैं, मीटिंग्स के लिए आते रहते हैं, तो उस टाइम पे उनको ट्रीट करेंगे. तो हम लोग क्या रिप्रेजेंट, वो पीएम उस टाइम पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, इंडिया एज अ होल. ठीक है, अब वो ये तो नहीं करेंगे ना कि यार इनको मतलब कहीं पे भी खाना खिला दिया, कैसा भी खाना खिला दिया. वो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करेंगे. तो उन्हें उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इतना अच्छे से वो चीज़ें मेंटेन करनी होगी. मतलब जो इनको पैसा मिल रहा है किस चीज़ के लिए, उन गेस्ट को लाइक पार्टी टाइप ऑफ देखने के लिए, उस मीटिंग को एक अच्छे लेवल पे रखने के लिए.
क्यों? क्योंकि वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम हमारे इंडिया का नाम तो नहीं खराब करना चाहेंगे ना, तो वो भी पूरा ट्राई करेंगे कि कैसे भी करके उस मीटिंग में या उस पार्टी में हम हमारे इंडिया का कल्चर उन्हें दिखा सके, जितना ज़्यादा दिखा सकते हैं। ओके, फ्री अकोमोडेशन, ट्रैवलिंग अलाउंस, मेडिकल, ये सब मिलता है उन्हें। अब बात कर लेते हैं पावर की। अपॉइंटमेंट देख लिया, सैलरी, ओथ, टर्म, सब चीज़ें देख ली, क्वालिफिकेशंस देख ली। अब हम बात करते हैं पीएम की पावर। पीएम की पावर जो है हम इन रिलेशन पढ़ेंगे, इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन रिलेशन टू प्रेसिडेंट, इन रिलेशन टू पार्लियामेंट, अदर पावर्स, इस तरह से हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। एज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो पहला हम पढ़ रहे हैं इन रिलेशन टू अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, रिकमेंड द नेम ऑफ मिनिस्टर्स। पहला क्या है? रिकमेंड द नेम्स ऑफ मिनिस्टर्स। जैसे कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को, वैसे ही ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द अदर मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। फिर द प्रेसिडेंट कैन ओनली अपॉइंट दोज पर्सन एज मिनिस्टर्स हु आर रिकमेंडेड बाय द पीएम। जो भी पीएम रिकमेंड करेंगे वही उन्हीं लोगों को वो अपॉइंट करेंगे और किसी को नहीं। Allocation of portfolios. The portfolio of the minister allocated by the prime minister, he or she can reshuffle the portfolio in time. Allocation of portfolio यानी किसी मिनिस्टर को दे दिया एजुकेशन का डिपार्टमेंट, हेल्थ का, किसी को एग्रीकल्चर का, किसी को एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ, किसी को फॉरेस्ट से, ऐसे उन्हें एक बार दे दिए। ठीक है, अलोकेशन कर दिया उन्हें पोर्टफोलियो का। अब उन्हें लग रहा है नहीं मुझे चेंजेस करने, तो वो फिर रिकमेंड करेंगे और फिर वो चीज़ जो है उस चीज़ को मतलब वो रिशफल कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर की, किसी को एजुकेशन से एग्रीकल्चर में डाल दिया, एग्रीकल्चर से एजुकेशन, ऐसे वो रिशफल कर सकते हैं मिनिस्ट्रीज को। चेयर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ही इज द लीडर, ही इज द हेड ऑफ आवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, as the head of a council of minister, he or she presides over the meetings of the council and influences its decision. In this capacity, he or she guides, control and coordinate the activities of all the minister and also resolves the differences among them. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। मतलब उनके लीडर कौन हुए? प्राइम मिनिस्टर। उन्हें किसकी सुननी होगी? प्राइम मिनिस्टर की, राइट वैसे ही जितनी भी उनकी मीटिंग्स होंगी तो उनमें जो डिसीजन लिए जाएंगे ना वो इन्फ्लुएंस करेंगे पीएम, यानी कि उनकी बात जो है एक बार में ध्यान में ज़्यादा रखी जाएगी। जो वो है अपनी पार्टी को या अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को गाइड करेंगे, कंट्रोल करेंगे, इवन एकजुट रखने की कोशिश करेंगे, कोई पार्टी छोड़ के ना जाए, वैसी चीज़ें वो ध्यान में रखेंगे। ओके, और इवन अगर कोई उनके बीच में जैसे अब इतने सारे लोग बैठेंगे, किसी पॉलिसी को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है तो वो प्राइम मिनिस्टर ट्राई करेंगे उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का, और ट्राई करेंगे कि कोई बीच का रास्ता आ जाए जिससे दोनों लोग जो हैं, जो दोनों की पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं आ सके। डिसमिसल ऑफ द मिनिस्टर्स, he or she can ask a minister to resign in case of difference of opinions or can advise the president to dismiss. डिसमिसल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकते हैं? या तो बोल सकते हैं किसी मिनिस्टर को कि आप रिजाइन करिए, डिस्प्यूट हो गया, या वो प्रेसिडेंट को बोल दे कि आप इनको बोलिए या इन्हें डिसमिस करिए, मतलब इन्हें बोले कि रिजाइन करें यहाँ पे से। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ द काउंसिल, हिज रेजिग्नेशन, डेथ लीड्स टू द ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर किसी पार्टी में से ये प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है या जो है इनने रेजिग्नेशन दे दिया, तो जो है पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी रिजाइन देना होगा। ऐसा नहीं है कि वो अकेले फिर काम कर ले विदाउट एनी लीडर। हमारे पे जो सिस्टम चलता है वो चलता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का। ठीक, क्या होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी? मतलब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्विम टुगेदर, इवन ड्रेन टुगेदर। वो जो है मतलब रहेंगे पूरे टाइम साथ, कोई भी एक इंसान की एक गलती जो है उस पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डुबा देगी। ओके, हमने यहाँ देखा था अपॉइंटमेंट, तो इसमें ही वो बात आ जाती है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की।
ठीक है, यानी कि हर मिनिस्टर जो हैं वो सब एकजुट हैं, दे स्विम टुगेदर, दे ड्रेन टुगेदर। किसी एक मिनिस्टर की गलती, किसी एक भी मिनिस्टर की गलती इनमें से पूरी इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डुबाने में काम आएगी। मतलब ये चीज़ हो जाती है कि अगर एक कोई दिक्कत आई तो मतलब सबको ही दिक्कत आनी है, और एक आ जाती, ये तो हो गई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक हो जाती है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब प्रेसिडेंट बोलते एडवाइस, मतलब प्राइम मिनिस्टर एडवाइस कर रहे हैं कि आप रिजाइन करिए तो वो रिजाइन कर रहे हैं, वो वाली चीज़। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब लोग एक साथ रिस्पॉन्सिबल है किसी भी चीज़ को लेके। ओके, पॉइंट हो गए। रिलेटेड टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पीएम की क्या पावर होती है? रिकमेंड करते हैं तो उनका नाम फॉर मिनिस्ट्री, अलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज, डिसमिसल ऑफ एनी मिनिस्टर्स, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ द काउंसिल, और चेयर्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज अ लीडर, हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब हम देखते हैं इन रिलेशन टू प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट के रिलेशन में आके कि वो चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं, या उनके रिलेशन में प्राइम मिनिस्टर को लेके क्या पावर्स हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आर्टिकल 78। ठीक है, ये मतलब वो हमने पहले पॉइंट देखा था ना जब हमने आर्टिकल्स के बारे में बात की कर रहे थे हम लोग सब। इसमें क्या पॉइंट है कि मतलब जो कम्युनिकेशन बनता है ना, मीडियम, अ सॉर्ट ऑफ अ मीडियम बिटवीन अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट इज प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर हेल्प करता है कि प्रेसिडेंट के और इनके बीच में जो है कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं, इनके बीच में बात जो है कम्युनिकेशन कंटिन्यू रहे। पहले पॉइंट, टू कन्वे टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर्टेनिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन अफेयर एंड द लेजिस्लेटिव प्रपोजल। प्रेसिडेंट हर वो जो है ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर्टेनिंग, मतलब उनको एडवाइस करेंगे। ठीक है, टू प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन अफेयर एंड लेजिस्लेटिव प्रपोजल दैट दी, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसी भी चीज़ को लेके इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्ड टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन। ठीक है, क्या बातें कर रहा है आर्टिकल 78, बोल रहा है कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने लॉ बना रहे, प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं उसको जाके कन्वे करे प्रेसिडेंट को कि हमारे यहाँ पे ऐसी ऐसी बात चल रही है, हम ये लॉ लाना चाह रहे हैं या ये लॉ लाना चाह रहे हैं, आप बस असेंट दे देना। ठीक है, ये बात तो हो गई पहले पॉइंट में। दूसरे पार्ट में क्या हो गई, टू प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एडवाइस करना, एड एंड एडवाइस। ठीक, यानी कि प्रेसिडेंट को वो एड एंड एडवाइस कर रहे हैं। President to so requires to submit for the consideration of the Council of Ministers any matter on which a decision has been made by a minister but which has not been considered by the council। इसका मतलब ये हो जाता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने किसी एक ने कुछ बिल लाया, मतलब कुछ एक्ट लाया, लेकिन उस चीज़ पे कोई कंसिडरेशन अभी तक हुआ ही नहीं है, उस चीज़ पे बात नहीं हुई है वहाँ पे, तो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट एडवाइस करेंगे कि आप उस पर कंसिडर कीजिए, आप उस चीज़ को लेके आइए या आप उस पर बात करें। फॉर एग्जाम्पल कोई फॉरेस्ट मिनिस्ट्री से, फॉरेस्ट से रिलेटेड या एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ लॉ आना है, उसमें उन्होंने बोला कि अगर आप हमारे एनवायरनमेंट को गंदा करेंगे या सस्टेनेबल मेजर्स आप यूज़ नहीं करेंगे तो आप पे फाइन लगेगा, या आपके जो लाइसेंस है उस पर हम लोग थोड़े वो चीज़ें ला सकते। वैसे उन चीज़ को लेके, मतलब फॉर एग्जांपल कुछ भी वो बिल आया है और उस पर कंसिडरेशन नहीं हुआ है, तो प्रेसिडेंट ने एडवाइस कर सकते हैं कि आप उस पर देखिए क्योंकि बिल अच्छा है, बिल बहुत ज़्यादा काम आ सकता है हमारे फ्यूचर में, तो आप उस पर बात करिए, वो चीज़ हो जाती। पीएम एडवाइजेज द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट, इवन जो है पीएम एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ मेनी ऑफिसर्स। जैसे हमें पता है कि जो प्रेसिडेंट जो है काफ़ी सारे ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली। किस किस के अपॉइंटमेंट का बात कर रहे हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके अदर मेंबर्स, उनको इवन कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को, चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द यूपीएससी, चेयरपर्सन एंड द मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन, इनके मतलब और भी एक्सेट्रा, इन लोगों के जो मेंबर हैं उनको अपॉइंट करने के लिए पीएम जो है एडवाइस करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, क्या आप इन लोगों को अपॉइंट करिए। ठीक,
प्रेसिडेंट को लेके हमने देख लिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लेके देख लिया। अब हम देख लेते हैं इन रिलेशन टू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज द सॉरी माय बैड। प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द लोअर हाउस। प्राइम मिनिस्टर किसका है लीडर? लोअर हाउस का। लोकसभा में आपको मेजोरिटी लानी होती है तो वहीं पे आप बात करेंगे लोअर हाउस कौन हो जाता है? लोकसभा। तो वहाँ के वो लीडर हो जाते हैं, भले वो मेंबर राज्यसभा के क्यों ना हो। एडवाइजेस प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू समनिंग एंड प्रोरोगिंग द सेशन। इवन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर रहे हैं कि आप अब सेशन को समन करिए। समन मतलब जब पहली मीटिंग होती है ना, उस चीज़ को स्टार्ट करिए। मतलब आप बोलिए कि अब हमारे यहाँ पे मीटिंग होने वाली, सेशन स्टार्ट होने वाला, समन करिए। प्रोरोग करिए। प्रोरोग क्या हो जाता है कि आप बिना बताए अब उस सेशन को बंद कर दीजिए, रीज़न ना देते हुए, टाइम ना देते हुए, एज सच कुछ कि कितने टाइम के लिए हो रही है, कि परमानेंटली हो रही है, कुछ नहीं, बस बोल दीजिए प्रोरोग, यानी कि वो मीटिंग बंद, वो सेशन वहीं बंद। कौन एडवाइस कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर एडवाइस कर रहा है प्रेसिडेंट को। दो ऐसी और पॉइंट हो जाते हैं, ऑल्दो वो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं करते हैं, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर करते हैं हमारे, बट मैं बता देती हूँ। एक एडजर्नमेंट होता है और एक एडजर्नमेंट साइन डाई होता है। एडजर्नमेंट मतलब यानी कि जो वर्क है, जो मीटिंग है, उसको डिफाइनाइट पीरियड के लिए बंद, रोक देना, यानी कि 2 दिन, 4 दिन या 2 महीने, 10 घंटे, 12 घंटे, ऐसे उनने बंद कर दिया। फिक्स टाइम पीरियड बता दिया कि हम इतने टाइम के लिए बंद कर रहे हैं। एडजर्नमेंट साइन डाई जो होता है वो होता है जब आप टाइम पीरियड नहीं बता रहे हैं कि कितने, हो सकता है 5 महीने हो, 6 महीने हो, कुछ नहीं बताया उनने कितने टाइम के लिए, कि परमानेंट, कुछ नहीं, बस एडजर्नमेंट साइन डाई आ गया, यानी कि वो मीटिंग तो नहीं हो रही, अब टाइम पीरियड नहीं बताया। ये जो दोनों चीज़ें, एडजर्नमेंट एंड एडजर्नमेंट साइन डाई, ये करते हैं हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। वो ऑल्दो कौन करता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर करते हैं। वो हम जब पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे ना और अच्छे से और डिटेल में, तब हम देख लेंगे। वैसे मैंने बता ही दिया, वो टर्म जब पार्लियामेंट में आता है ना, वो उस टाइम पे वो चीज़ें यूज होती है, वो टर्म तब यूज होते हैं। कैन रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा टू द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को सजेस्ट कर सकते हैं कि आप डिसॉल्व कर दीजिए लोकसभा को। उनको लग रहा है कि ओके, एग्जांपल बता देती हूँ मैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर खुद क्यों बोलेगा, जबकि उसकी मेजॉरिटी में पार्टी है, वो खुद क्यों बोलेगा कि आप मेरी पार्टी को डिसॉल्व कर दो, आप मेरी लोकसभा को डिसॉल्व कर दो। ऐसा तब होता है जब लोकसभा को प्राइम मिनिस्टर को ऐसा लगता है कि अब जो उनकी मेजॉरिटी है ना, पार्टी की मेजॉरिटी खत्म है, अगर अब आगे चल के कोई बिल भी आया तो सिर्फ उस पर अपोजिशन ही आना है, उस पर किसी का एग्रीमेंट नहीं होना, तो उससे तो क्या होगा, मजाक ही बनेगा, उस फ्लोर पे तो मजाक ही बनना है आपका। बेटर हम पहले उससे सजेस्ट कर दे कि आप हटा दीजिए, आप उसको ही ख़त्म कर दीजिए, फिर मेरा मैटर नहीं कि कुछ हो रहा है उधर, फिर मेरे को मतलब नहीं, लेकिन आप अब डिसॉल्व कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि मेरा मजाक बनेगा कि यार वहाँ पे तो वो ही नहीं आ रहा है। हमने जब पार्लियामेंट का देखा था तो हमने देखा था कि मनी बिल आ रहा है, तो अगर आपको लोकसभा में ही आपका बिल पास नहीं हो रहा है, वहीं पे रिजेक्ट हो जा रहा है, यानी कि क्या शो कर रहा है आपको, मेजॉरिटी ने आपको वहीं कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको क्या करना होगा उस केस में, रिजाइन करना होगा। सेम तो उनने पहले बोल देते हैं कि आप डिसॉल्व कर दो, मेरा मजाक नहीं बनना चाहिए, मेरी पार्टी का नहीं बनना चाहिए, इससे अच्छा हम डिसॉल्व ही कर दो, ठीक है। अब बात आती है, ही अनाउंसेस गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर। प्राइम मिनिस्टर जो है, कोई भी पॉलिसी आती है उनको अनाउंस करते हैं फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट। अदर पावर्स एंड द फंक्शन, अदर पावर देख लेते हैं। और प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ वेरियस बॉडीज, काफ़ी सारी बॉडीज के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं। नीति आयोग के होते हैं। नीति आयोग क्या है? हमारे इंडिया का थिंक टैंक है, हमारे गवर्नमेंट का थिंक टैंक है। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल, कुछ एग्जाम्पल है और होंगे, ठीक है। इनके क्या होते हैं? चेयरमैन होते हैं, इन्हें वो हेड करते हैं। फिर बात आती है चीफ स्पोक्स पर्सन फॉर द यूनियन गवर्नमेंट। ऑब्वियसली ही इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, ही इज द लीडर ऑफ द गवर्नमेंट, तो वो चीफ स्पोक्स पर्सन भी होंगे। लीडर ऑफ द पार्टी इन पावर, जो भी पार्टी है पावर में उसके लीडर हैं। पॉलिटिकल हेड ऑफ सर्विसेज, ओके। क्राइसिस मैनेजर इन चीफ एट
पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग इमरजेंसी, कोई भी अगर इमरजेंसी आ रही तो उस टाइम पे क्राइसिस मैनेज करने के जो चीफ होते हैं ना, चीफ ऑफिसर, वो बनते हैं प्राइम मिनिस्टर, यानी कि उनके पास सबसे ज़्यादा उस टाइम पे चीज़ें होती है कि आपको सॉर्ट करना है, प्रॉब्लम को सॉर्ट करना है. As a leader of nation, he or she meets various section of the people in different states and receives memorandum from them regarding their problem. They even meet different people of the country to उनकी problem सुने. अब यहाँ पे वो ये तो नहीं है ना, प्राइम मिनिस्टर क्या ये है कि उन्हें 4 लोगों ने सपोर्ट दिया, नहीं, उन्हें जब इतने सारे लोगों ने, इतनी पॉपुलेशन ने सपोर्ट देती ना, तब जाके वो लीडर बनते. तो उन्हें क्या ध्यान रखना कि उस पूरे पब्लिक का, पूरी पॉपुलेशन का, उनके सपोर्ट का ध्यान रखते हुए उनको ध्यान रखना होगा कि उनकी प्रॉब्लम मैं सुनूं, उनके बीच में जाऊं, उनसे मैं बात करूं. ओके, इवन जो है प्राइम मिनिस्टर ना फॉरेन पॉलिसीज को लेके भी होते हैं कि मतलब वही पूरा ध्यान रखते हैं. जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या फॉरेन पॉलिसी, हमारी साउथ साउथ पॉलिसी है, नॉन अलाइनमेंट हो गया, इवन लुक ईस्ट पॉलिसी, ठीक है, ये फर्स्ट नेबर पॉलिसी, ये हमारी पॉलिसी है फॉरेन पॉलिसीज़ को लेके. तो ये इवन बोलते हैं कि अगर कोई हमारा जो यहाँ पे से IAS या कोई एम्बेसडर जा रहा है तो वो उन पॉलिसीज़ को ध्यान रखे. प्राइम मिनिस्टर ने पहले बता देते कि ऐसी, ऑल्दो हमारे पे फॉरेन मिनिस्टर हैं बट स्टिल उन्हें एडवाइस करते हैं PM कि आप हमारी फॉरेन पॉलिसी ध्यान में रखिए, ऐसी चीज़ें लीजिए, वो सब मैटर करता है. ठीक है, आगे बढ़े. ओके, दिस इज मतलब अभी ये कुछ फिलोसफर्स हैं जिनने रोल ऑफ डिस्क्रिप्शन दिया है, यानी कि हमारे जो PM है उनका एक बताया कि उनकी पावर क्या है, मतलब एक डिस्क्रिप्शन दिया है उनकी पावर का. ठीक है, लॉर्ड मॉर्ले पहले उनने क्या कहा, PM एज प्राइमस एज इंटरपेयर्स एंड द की स्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्क. इनने कह दिया कि जो हमारे यहाँ पे PM है ना, वो क्या है, की स्टोन है हमारे किसी भी कैबिनेट आर्क के. ये ऐसी जो बिल्डिंग होती है ना, मतलब बिल्डिंग बोल लो या कुछ पिलर्स बोल लो, तो यहाँ पे जो आर्क बन रहा है ना, यहाँ पे जो एक स्टोन लगता है सबसे बड़ा, वो क्या करता है, होल्ड करके रखता है यहाँ के लोग, यहाँ के सारे ब्रिक्स को, जिससे वो एक ही शेप बना रहे. तो PM क्या है, हमारा ये स्टोन है जो इन सब चीज़ों को मेंटेन कर रहा है. ऐसा किसने कहा, लॉर्ड मॉर्ले ने. देन इज जेनिंग्स ने कहा, ही इज रेदर अ सन अराउंड विच प्लैनेट रिवॉल्व. इनने कहा कि PM एक सन है जिसके अराउंड सारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं. ठीक, की स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमारे की स्टोन है कॉन्स्टिट्यूशन के. जो सारी पावर है ना कॉन्स्टिट्यूशन के, वो जाके किससे टकराती है, हम एक तरह से बोले तो प्राइम मिनिस्टर से. एवरीथिंग इज रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर ओनली. जैसे ना पहले हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे वो तो, कि जो चर्च की पॉलिसी, मतलब उस टाइम पे चर्च का जो रोल था ना, वो बहुत ज़्यादा था लोगों पे. अगर कोई किंग ने चर्च का रोल ले लिया ना, मतलब उन्हें बोल दिया कि मैं चर्च को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, तो वहाँ के जो पॉप होते हैं, फादर होते हैं, वो अपना इन्फ्लुएंस दिखाने लगते हैं. इवन उस टाइम पे उधर के फादर ने यही कहा था कि प्लैनेट के अराउंड सन रिवॉल्व करता है, सन के अराउंड प्लैनेट रिवॉल्व नहीं करते. सन रिवॉल्व करता है प्लैनेट्स के अराउंड. उस टाइम पे फिर जब वो मतलब चीज़ें आई, लोगों के में क्वेश्चन पूछने की चीज़ें मतलब स्टार्ट हुई, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ, उनके क्वेश्चन मतलब उन्होंने पूछना स्टार्ट किया, तब चीज़ें सामने आई कि क्या रियलिटी है. वो एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने बता दिया. ठीक है, जेनिंग्स ने क्या कहा कि वो एक सन है जिसके अराउंड पूरे, मतलब बोल देना कि वो एक सेंटर पॉइंट है जिसके अराउंड पूरा हमारा सिस्टम चल रहा है. वो एक सेंटर है, वो नहीं रहेंगे तो जो पूरा वो मूवमेंट भी किसी मतलब का नहीं है, वो तो खुद अपने आप गिर जाएगा. फिर बात आती है सर विलियम. ही इज अ मून अमंग लेसर स्टार्स. सर विलियम कह रहे हैं कि PM तो क्या है, हमारे मून है. देखते हैं हम कि एक चांद होता है, एकदम मतलब चांद है, कितना एकदम शाइन कर रहा होता है, छोटे 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 तारे उसके आसपास रहते हैं पूरे. वैसे ही सर विलियम ने कहा है मून है वो PM, जिसके वो जो बहुत चमकता है. ठीक, ये कुछ 3 बता दी, मतलब मैंने 3 एग्जाम्पल दिए, ऑल्दो बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, मैंने सिर्फ 3 बताए आपको जिनमें रोल ऑफ डिस्क्रिप्शन बताया है PM का. हम ना अगर
ब्रिटेन का एग्जाम्पल है। तो ब्रिटेन का जो प्रेसिडेंट है ना, वो हमारे यहाँ पे पावर है प्राइम मिनिस्टर की। ब्रिटेन के का प्रेसिडेंट का लेवल हमारे सेम है हमारे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर का लेवल, देख रहे हैं? ओके, नाउ प्राइम मिनिस्टर का हमने हर कुछ चीजें डिस्कस कर ली हैं। उनके ओथ से लेके, अपॉइंटमेंट से लेके, टर्म, सैलरी, अलाउंसेस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कैसे कनेक्ट है, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, अदर पावर, सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। ओके, अब हम देखते हैं आगे चल के कोएलिशन गवर्नमेंट। व्हाट इज कोएलिशन गवर्नमेंट? कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होती है? जैसे कि जो अभी भी आई है ना एनडीए, जो जीती है 294 सीट्स में, आपको वो भी कोएलिशन गवर्नमेंट है। सिंस 2014 मतलब वही जीत रहे हैं, ठीक है ना। और उसके वो इट्स थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर जिस टाइम नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। क्या होता है ये कोएलिशन गवर्नमेंट? कोएलिशन गवर्नमेंट ये होती है जिसमें एक से ज़्यादा पार्टी, ऑब्वियसली होते हैं दो से ज़्यादा पार्टीज मर्ज हो जाएं टू ग्रो टुगेदर, टू वर्क टुगेदर। coalition word has came from this word and it means to grow together. इसका मतलब क्या है? साथ में ग्रो करना, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे इंडिया में क्या है? मल्टी पार्टी सिस्टम है। बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी, ठीक है, कितनी सारी पार्टीज है, मैंने तो कुछ का ही नाम लिया, बहुत पार्टीज है। हमारे पे क्या सिस्टम चलता है? मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है। चाइना में क्या चलता है? वन पार्टी सिस्टम। यूएसए में डुअल पार्टी सिस्टम। सेम वैसे ही हमारे इंडिया में जैसे मल्टी पार्टी सिस्टम है ना, तो क्या होता है? ओके, ए बी सी डी ई, ये कुछ पार्टीज है, ठीक। इनने कंटेस्ट किया इलेक्शन में खड़े हुए। ए को मिली 100 सीटें, बी को मिली 50, सी को मिली 100, ठीक है, डी को मिली 190 और ई को मिली बस 20। ये मैं कुछ कैलकुलेशन करके नहीं कर रही हूँ, मैं एकदम रैंडम नंबर ले रही हूँ, ठीक है। तो मतलब इसका एज एग्जाम्पल ही लेना। ओके, अब मेजॉरिटी में तो कोई पार्टी नहीं है, एक भी नहीं है। अभी बस इतना ही समझना कि यही पार्टियां हैं, 5 ही पार्टी हैं और 5 को एक भी उसमें नहीं है मेजॉरिटी। मेजॉरिटी में आने के लिए कितनी चाहिए होती हैं? 272। कोई पार्टी दिख रही है आपको? कोई भी नहीं दिख रही। फिर क्या करें? अब गवर्नमेंट तो फॉर्म करनी है, तो क्या होगा? यहाँ पे से ए, सी और डी अगर मिल जाए तो बन सकती है भाई पार्टी, इजीली बन जाएगी। या सी और डी मिल जाए, सी और डी अकेले मिल जाए तो भी बन जाएगी वो, तो फिर सी और डी को ही मिलाते हैं, ठीक है। सी और डी मिल जाए तो कितनी सीट हो जाती है? 290 सीट। ये कोएलिशन गवर्नमेंट है। अब ये एक पार्टी नहीं लगेगी सी ने जीता या डी ने जीता, सी ने तो 100 जीती ही जीती, इवन डी ने भी जीते, तो दोनों ने पहले तो जुड़ गए, एक टीम बन गए, एक गवर्नमेंट बन गए। उससे क्या होगा कि जो सी ने भी जीते जो डी ने जीते वो दोनों मिक्स हो जाएंगे और बन के कितने? 290। मेजोरिटी के लिए कितने चाहिए होते? 272। आ गए हो तो इनकी गवर्नमेंट फॉर्म हो गई। सेम यही चीज होती, यही होता है कोएलिशन गवर्नमेंट। क्योंकि मतलब काफ़ी टाइम से, स्टार्टिंग में तो जब इलेक्शन वगैरह स्टार्ट हुए थे तब तो इजी था फॉर अ सिंगल पार्टी टू गेन अ मेजॉरिटी, बट लेटर ऑन विद टाइम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ सिंगल पार्टी टू गेन अ मेजॉरिटी। तो फिर कोएलिशन का फॉर्म आने लग गया। जब क्या होने लगा कि दो पार्टी कंबाइन हो जाती हैं और एक पार्टी फॉर्म करती हैं, फिर वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव करता है, वो चीज़ हो जाती है कोएलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। अब हम देखते हैं in recent Lok Sabha election result, no political party won a majority mark of 272.
That implies there will be a coalition government in real sense of word. किसी पार्टी को 272 वोट्स नहीं आए, ठीक है। यही होता है कि अगर आपको मेजॉरिटी नहीं मिले तो क्या आएगा फॉर्म, कोएलिशन का फॉर्म आएगा। दो गवर्नमेंट, दो पार्टी मिक्स हो जाएंगी, एक पार्टी बनाएगी और फिर वो पार्टी में उसमें आएगी मेजॉरिटी। A coalition government is formed when two or more political parties come together to govern a country, typically because no single party has won an absolute majority in the election. In such cases, parties negotiate to form a government together, often agreeing a common agenda or a policy platform. फिर क्या करती है, दो पार्टी नेगोशिएट करती है और एक बनती है। इसमें ना अगर हम देखें तो कोएलिशन पार्टी बनती है ना, तो उसमें पीछे लोगों की विचार जो होते हैं ना, मैं मतलब माइंड सेट बोल रही हूँ, वो भी कुछ हो सकते हैं कि कोई अपने पर्सनल उससे आ रहा है, मतलब उसे सीट चाहिए, उसे मिनिस्टर बनना है, इसलिए वो कोएलिशन बना रहा है उसके साथ, या पैसों के लिए, या कोई अपना बिल पास करवाना है इसलिए, वो कुछ भी रीज़न हो सकते हैं। मे बी इट विल बी पॉजिटिव ऑल्सो कि हाँ उन्हें देश के लिए कुछ करना है। मैं दो पर्सपेक्टिव तारे से बता रही हूँ कि क्या होता है ना कुछ टाइम पे तो कि वो उनने कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई, रीज़न क्या, पैसा चाहिए, या उनको किसी चीज़ की ब्राइब करप्शन टाइप मिला है कि आप इतने पैसे लो हमारी पार्टी ज्वाइन करो, ये हो सकता है। या तो फिर उन्हें अपना कोई बिल पास कराना बहुत ज़रूरी है और वो पास हो सकता है अगर उनके साथ कोएलिशन बना लिया हमने तो बात आ जाती है, ठीक है। मतलब वो चीज़ बताती है, ऐसा नहीं है कि कोएलिशन गवर्नमेंट खराब ही है, बहुत अच्छी होती है, इसके मेरिट डीमेरिट दोनों होते हैं, ऐसा नहीं है, वो हम देखते भी आगे। In 73 years of India electoral history, beginning 73 years हो गए इंडिया में इलेक्शंस होते हुए। 1951 में पहला इलेक्शन हुआ था हमारे यहाँ पे, 1951 में हमारा पहला इलेक्शन हुआ था, ठीक है। Where has the country has 32 years of coalition government. उस टाइम से 32 ईयर्स हो गए, 73 ईयर्स तो हो गए जब मतलब उस टाइम तक में क्या हो गया था कि एक पार्टी को मेजॉरिटी मिलती, बट 32 ईयर्स हो गए हमारे यहाँ पे जब से कोएलिशन गवर्नमेंट आ रही है। उस इतने 30 साल से कोई पार्टी सिंगल हैंडली मेजॉरिटी गेन नहीं कर पा रही है, ठीक है। फर्स्ट टाइम 1977 राइट आफ्टर द इमरजेंसी, पहली बार कोएलिशन गवर्नमेंट आई थी राइट आफ्टर द इमरजेंसी 1977 में, ओके। अब बात कर लेते हैं मेरिट ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट के मेरिट क्या है, यानी कि इसके एडवांटेजेस क्या है, क्यों अच्छी है, क्यों बोल रहे हैं हम इसको अच्छी है गवर्नमेंट है, मतलब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छी। अकोमोडेशन ऑफ डाइवर्स इंटरेस्ट इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। 290 लोग, मैं वही सी और डी वाला एग्जाम्पल ले, 290 लोग, यानी कि ऑब्वियस सी बात है इतने सारे लोग, हमारे इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, कास्ट, जो आपका मतलब सब चीज़ें कितनी डाइवर्स हैं। अब उन 290 में ज़रूरी तो नहीं कि सब के सब सेम हो, लैंग्वेज अलग होगी, इनकी कास्ट से अलग होगी, रिलीजन अलग होगा, डाइवर्सिटी होगी भर भर के इसमें। वो उस डाइवर्सिटी मतलब वो लोग क्या करेंगे कि हर लैंग्वेज, हर रिलीजन के लोग का इन्वॉल्वमेंट होगा उसमें डिसीजन मेकिंग में। फिर वो क्या होगा, ये नहीं देखेंगे कि हमें बस इस रिलीजन के लिए काम, पर्टिकुलरली एक सिंगल रिलीजन के लिए वो काम नहीं करें, वो हर चीज़ के लिए काम करेंगे। तो हमारे क्या भी हो गया, डाइवर्स इंटरेस्ट मेंटेन होगा हमारी कंट्री का। मेन पॉइंट तो यही है कि डाइवर्स इंटरेस्ट हमारी कंट्री का मेंटेन होगा। एक्ट्स एज द चैनल टू मीट द एक्सपेक्टेशन एंड रिड्रेस द ग्रीवियंसेस ऑफ द डिफरेंट ग्रुप। अब अगर इतने सारे लोग आ रहे हैं तो हर तबके के लोगों का जो है उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट होंगी, इफेक्टिवली सॉर्ट होंगे। SC ST के आए हैं या साउथ के आए हैं, लैंग्वेज में अलग हैं, नॉर्थ ईस्ट के आए हैं, तो क्या होगा, सब बैठेंगे, बात करेंगे, अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, तो वो चीज़ें सॉल्व होंगी। डाइवर्सिटी भी जो है एक अच्छा मतलब वो बन रही है कि डाइवर्सिटी से उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट हो रही है अलग अलग ग्रुपों की। India is a highly diversified country. This means that coalition government more representative in nature and reflect the popular opinion of the electorate. Diversified nature को represent कर रहा है। A coalition government comprises different political groups having their own ideology agenda, but the government policy requires the concurrence of all the
coalition partner. Therefore, a coalition government leads to consensus based politics. This means that अगर कोई law आया है XYZ, it's need to be agreed by every member. कंसेंसस यानी कि हर किसी से, आपको सही लग रहा है, आपको सही लग रहा है, आपको सही लग रहा है, हर चीज से पूछा जाएगा. कहीं ना कहीं तो अगर किसी को लग रहा है कि नहीं गलत है, दूसरी पार्टी का है, वो बोल रहा है अगर आपने मेरी नहीं सुनी तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा, या कुछ भी रीजन, तो क्या होगा, वो सब में सबसे सुना जाएगा, सबकी चीजें उसमें मेंटेन होंगी. ठीक, ये हो गए मेरिट. अब बात कर लेते हैं, अच्छा मेरिट है भी. ओके, कोएलिशन पॉलिटिक्स स्ट्रेंथन्स द फेडरल फैब्रिक. फेडरल फैब्रिक जो हमारा है उसको मेंटेन करता है, बिकॉज कोएलिशन गवर्नमेंट इज मोर सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिव टू रीजनल डिमांड. जैसे कि सदर्न स्टेट्स हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, चेन्नई, ये लोग बोल रहे हैं कि हमने तो हमारा एजुकेशन लेवल अच्छा है, हमारे यहाँ पे पॉवर्टी नहीं है, हेल्थ बहुत अच्छी है, मतलब क्राइम रेट भी, ये चीज़ें वो बोल रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं कि हमें तो फंड ही नहीं दे रहे आप. फिर लेकिन अभी क्या हो रहा है, कोalition गवर्नमेंट में अलग अलग रीजन के लोग आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, अपने रीजन का डिमांड भी फुलफिल करेंगे कि यार कोई भी रीजन या नॉर्थ ईस्ट की कोई प्रॉब्लम है तो वो मतलब जो है सॉर्ट हो, हर रीजन की प्रॉब्लम सॉर्ट हो. ये नहीं देखा जाएगा कि किसी एक रीजन का अपन कर देते हैं, दूसरे रीजन जाए भाड़ में, हमें क्या, वो चीजें नहीं होंगी यहाँ पे. यहाँ पे रीजनल डिमांड भी फिर फुलफिल होंगी इफेक्टिवली. ठीक, अ कोएलिशन गवर्नमेंट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ डेस्पोटिक रूल. व्हाट इज डेस्पोटिक रूल? यानी कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का जो कंटिन्यू रूल चलता है ना, यानी कि तानाशाही हम बोलते हैं, टायरनी. सॉरी किसी का तानाशाही रूल ना बना रहा है, डेस्पोटिक रूल. यार अगर कोई एक ही पार्टी आती रहेगी, वही जीतती रहेगी, तो डेस्पोटिक रूल हो जाएगी. वही चीज़ें तो आएंगी कि यार कहीं ये ना हो जाए कि यार हमारा पे दिक्कतें ना लाए, या हमारा जो डेमोक्रेटिक रूल है वही चेंज कर दे फिर. ओके, इवन ना ये क्वेश्चन तब भी आया था जब हमारे यहाँ पे ना पहले बार जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने थे. इतनी जल्दी आज सच उस टाइम तक हमारे यहाँ पे ग्रोथ नहीं हुई थी, और फिर कौन आ गए थे, लाल बहादुर शास्त्री आ गए थे. तब भी ये क्वेश्चन आए थे कि कहीं दूसरा वो आया प्राइम मिनिस्टर, तो क्या वो इफेक्टिव हो पाएगा, क्या कहीं उनने हमारे डेमोक्रेसी जो है उसी को ख़त्म कर दी. तो नया था ना डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ पे नया सिस्टम था उस टाइम पे, तो और ऐसे डेवलपमेंट था नहीं. फिर ये क्वेश्चंस भी चले थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने जितना अच्छा काम किया उतना ही अच्छा काम लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी किया था. तो सच वो चीज़, बस वो क्वेश्चन बने थे लेकिन सबके माइंड में. दिस इज ड्यू टू द रिड्यूस डोमिनेशन ऑफ अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी. डोमिनेशन खत्म करना है किसी भी एक सिंगल पार्टी का. ऑल द मेंबर ऑफ द कोएलिशन पार्टी पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग. अब बात कर लेते हैं डीमेरिट ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट. कुछ ना कुछ तो नेगेटिव्स होंगे इसके. ओके, दे आर अनस्टेबल एंड प्रॉन टू इंस्टेबिलिटी. अनस्टेबल है, इट्स नॉट, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये स्टेबल रहे, जो 5 साल तक है वो चलती रहे अच्छे से. क्यों है ये इंस्टेबिलिटी बनी हुई है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग कोएलिशन मेंबर लीड्स टू अ कोलैप्स ऑफ द गवर्नमेंट. दो अलग अलग पार्टी आ रही है, दो अलग अलग आइडियोलॉजी की पार्टी आ रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि उन दोनों की आइडियोलॉजी सेम हो या उन दोनों की थिंकिंग सेम हो, ओपिनियन में डिफरेंसेस ना है. ऑब्वियस सी बातें लाएंगे, बोलते हैं ना बात, घर में 2 बर्तन है तो बजेंगे जरूर. सेम बात वही कि पार्टी में 2 अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग हैं तो डिफरेंसेस तो होंगे, लड़ाइयाँ तो होंगी. तो उस चक्कर में अनस्टेबल हो जाता है. फिर बोलते हैं आपने हमारा नहीं सुना, हम छोड़ रहे हैं पार्टी. ठीक है, आपने हमारी नहीं सुनी, हम भी छोड़ रहे हैं पार्टी. फिर क्या हो गया, मेजोरिटी भी नहीं रही, गवर्नमेंट भी गई, गवर्नमेंट तो गिर गई, मेजोरिटी नहीं रही तो गिर जाएगी पार्टी तो उनकी. वो चीज़ है कि अनस्टेबल और प्रॉन टू इंस्टेबिलिटी. Leadership of the Prime Minister is a principle of the parliamentary form of the government. प्राइम मिनिस्टर की जो लीडरशिप होती है ना हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का प्रिंसिपल है, कोर प्रिंसिपल है. पार्लियामेंट में क्या क्या होता है, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, प्रेसिडेंट भी होता है, लेकिन इन सबको हम बोले हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है. प्रिंसिपल, कोर प्रिंसिपल है, कोर हेड कौन हो गया, प्राइम मिनिस्टर. बट ना जब कोएलिशन गवर्नमेंट आती है ना, इनकी पावर कम हो जाती है.
क्यों कम हो जाती है? क्योंकि नहीं, हर किसी मेंबर से पूछना पड़ रहा है कि सही है ये करें हम, ये करें हम कि नहीं करें, आगे ये सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा, सबका ओपिनियन उसे जानना है। उससे क्या हो रहा है, उसकी तो वैल्यू कम हो रही है, उसका जो प्रिंसिपल था वो खत्म हो रहा है। क्यों? curtailed in a coalition government as the prime minister is required to consult the coalition partner before taking any major decision. इनको तो ये डर रहेगा ना कि यार कहीं मेरी पार्टी में से कोई पार्टी के लोग ये ना कहते कि हम छोड़ रहे हैं, आप हमसे पूछ ही नहीं रहे, हम हमसे मतलब ही नहीं रख रहे, फिर हम क्यों सुने आपकी, वो चीज़ है। The steering committee or the coordination committee of the coalition party act as a super cabinet and thereby it undermines the role and position of the cabinet in the functioning of the, ठीक है, ओके, ये एक मिनट, ये है मतलब वो समझ लो कि गवर्नमेंट है, ठीक है, मेजॉरिटी में होने के लिए इनको इतना चाहिए, ओके ये ना ऐसा मतलब 3 पार्टियां हैं, इन 3 पार्टी ने उन्हें मिलके कोalition बनाया है और मेजॉरिटी में आए। अब क्या बात हुई कि ज़रूरी तो नहीं है इन 3 के जो जितने मेंबर सब जीते हों, इट्स नॉट ज़रूरी, मतलब कि सीट मिली हो, एमएलए एमपी तो वो हो ही नहीं है ज़रूरी, हो सकता है कुछ मतलब बस है वो मिनिस्टर हैं किसी उस चीज़ के या थे, तो वो क्या करेंगे, वो लोग 4-5 लोग या 10-15 लोग मिल जाएंगे और बना देंगे स्टीयरिंग कमिटी, स्टीयरिंग कमिटी, और इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन कमिटी। ऐसे लोग मिल जाएंगे, मतलब कोई ऐसा रोल या पावर नहीं है उनके पास, बट स्टिल उन्होंने क्या बना ली, अपनी कमिटी बना ली, स्टीयरिंग कमिटी। और फिर उनका काम क्या है, ये लोग काम क्या करेंगे, जो पूरी बैठे हैं ना वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो जीत के बैठे हैं, उनको सजेस्ट करेंगे कि आप ये काम करिए, उनको गाइड करेंगे आप ये काम करो, ये काम होता है। मतलब कोई लॉजिक नहीं है इस चीज़ का कि यार मतलब जो जीता नहीं वो सजेस्ट कर रहा है कि आप ये काम करिए, जबकि जो सुपर कैबिनेट है उसकी पावर को वो कर, मतलब जैसे हम देखते हैं कि हमेशा क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये सबसे ज़्यादा अपहोल्ड करते हैं, बट इन कोalition गवर्नमेंट स्टीयरिंग कमेटी और कोऑर्डिनेशन कमेटी करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। There is a possibility of the small constituents of the coalition government playing the role of kingmaker. The demand more than strength in the parliament. है ज़्यादा नहीं उसमें, coalition government में इतने बहुत छोटे से, मतलब उनके पार्टी में इतने लोग नहीं, बट वो लोग बोल रहे हैं आपने हमारी, ठीक है, ओके, यहाँ पे दिख रहे हैं वाइट वाले बहुत छोटे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इनमें कम मेंबर है, ये तीनों ने मिलकर कोalition गवर्नमेंट बनाई, लेकिन ये जो छोटे हैं ना ये क्या करेंगे, पावर तो हम भी हैं, अगर हम हट गए तो फिर आपके पास तो रहेगी ही नहीं मेजोरिटी, तो ये लोग क्या करते, फिर किंग मेकर का काम करते, ये अपनी फिर ज़्यादा चलाने लगते कि आप हमारी सुनिए, नहीं सुन रहा है हमारी बात, हम छोड़ देंगे, हम ये पार्टी, हम कोalition से हमारा कर देंगे, गठबंधन हम तोड़ देंगे, ये चीज़ें चलती हैं फिर, तो यही चीज़ आती है। The leader of a regional party bring in the regional fact in the national decision making. They pressurize the central executive to act on their lines, otherwise they would threaten to withdraw from the coalition. अब उनको ये तो जो रीजनल पार्टी होती, ये देख लो जैसे ये साउथ को रिप्रेजेंट करती है, ये नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, ये पूरा मतलब हम देख लें तो इसकी आइडियोलॉजी एज अ कंप्लीट इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आप साउथ के लिए काम करिए, आप कर ही नहीं रहे, आप तो हमारे साउथ के लिए कुछ ला ही नहीं रहे, आप हमारे डेवलपमेंट के लिए कुछ पॉलिसीज नहीं ला रहे, ये बोल रहे आप साउथ हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए नहीं ला रहे, फिर यहाँ पे रीजनल डिफरेंसेस फिर आने लगते हैं कि अब हमारे रीजनल पार्टी के जो डिसीजन मेकिंग है ना वो भी प्रेशराइज करने लगती है चीज़ों को। इवन कोई पॉलिसी आई है ना तो इनको क्या करना होता है, फिर हर किसी से पूछना पड़ता है कि हम ये लाएं नहीं लाएं,
तो वो जो चीज़ है ना वो इम्प्लीमेंट होने में भी टाइम लगती है, क्योंकि हर किसी का आपको उसके लिए आपका जो है उनका रिव्यू लेना ज़रूरी है, टाइम टेकिंग बहुत है। ठीक, अगर हम और देखते हैं कि द मेंबर ऑफ द कोएलिशन गवर्नमेंट डू नॉट अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर एंड दे कुड प्ले ब्लेम गेम्स एंड देयर बाय escape from the collective and individual responsibility. Collective and individual responsibility हमें पता है क्या होती है, सीधी सिंपल लाइन, they swim together, they train together, it is collective responsibility. blame game क्या होता है, कोई पॉलिसी है या कुछ एकदम ना, ये समझ लीजिए कहीं पे ब्रिज बनाया इन लोगों ने और वो कोलैप्स हो गया, उस वजह से बहुत लोगों की डेथ हो गई, या कहीं पे फ्लड ड्रॉट आया लेकिन इनने कोई मेजर्स ऐसे डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई मेजर ही नहीं लिए, बात किस पे आएगी, गवर्नमेंट पे आएगी कि इनने क्या किया हमारे लिए, कुछ नहीं किया, हमारा ध्यान ही नहीं रखा, फिर क्या करेगी, क्या कहीं पे करप्शन हुआ हाई लेवल का एकदम गजब, उसके घर में रेड पड़ी तो मिल रहे खूब करोड़ों रुपए, तब ये लोग क्या बोलते हैं, ये हमारी पार्टी का होता तो हम नहीं करने देते, दूसरा बोलेगा हमारी पार्टी का होता तो हम भी नहीं करने देते, हम तो ऐसा हटा ही देते हैं ऐसे लोगों को। यहाँ पे ब्लेम गेम चालू हो जाता है फिर कि आपकी पार्टी का था तो आपने डिसीजन नहीं लिया, आपकी गलती, कोई फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाह रहा है उस चीज में, ये चीजें हो जाती हैं। ओके, डीमेरिट और मेरिट देख लिया कोएलिशन गवर्नमेंट की। मेरिट एक ये भी हो जाता है, चेक एंड बैलेंस रहता है, अपनी मनमर्जी से, मतलब वो एक टायरनी, वही अपना जो रूल है अकेले रूल तो नहीं कर रहे, सबकी पूछ रहे हैं, चेक एंड बैलेंस, ट्रांसपेरेंसी रहती है, अकाउंटेबिलिटी रहती है। ओके, ये मेरिट हो जाता है। यहीं पे मतलब जो टॉपिक एंड होता है, हमने देख लिया प्राइम मिनिस्टर क्या है, प्राइम मिनिस्टर की पावर, पोजीशन, रोल ऑफ उनका जो डिस्क्रिप्शन है, वो सारी चीज़ें, इवन हमने कोएलिशन गवर्नमेंट के बारे में देख लिया, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हमने डिस्कस कर ली। थैंक यू सो मच, आई होप सो आई वॉज क्लियर विद माई एक्सप्लेनेशन, थैंक यू।